हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द रेकिंग क्रू मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2026 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत वॉल्टर नाम के एक व्यक्ति को बाजार में भागते हुए देखने से होती है। लोगों का एक समूह उसका पीछा कर रहा है। वॉल्टर राहत के साथ एक मेल बॉक्स में एक पैकेज रखने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर कदम रखता है, एक वैन उसे कुचल देती है। वॉल्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी मौत ही उसके 2 बेटों को एक साथ लाएगी। अगले दिन हम वॉल्टर के बड़े बेटे जेम्स को देखते हैं, जो एक मिलिट्री स्कूल में नए रंगरूटों को पानी के नीचे सांस रोककर रखना सिखा रहा है। लेकिन वे विफल हो रहे हैं और बहुत जल्दी हार मान रहे हैं। जेम्स उनके प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से निराश है। फिर एक युवक आकर उसे उसके पिता की मौत की खबर देता है। जेम्स वॉल्टर के शव को देखने जाता है, लेकिन सच तो ये है कि वो बहुत दुखी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। वॉल्टर की असल में 2 पत्नियां थीं, एक जेम्स की माँ और एक जॉन की माँ। हम जल्द ही जॉन से मिलेंगे। थाने में उसे पता चलता है कि वॉल्टर की मौत एक हिट एंड रन केस थी। जेम्स घर जाकर अपनी पत्नी कैट को बताता है और वो कोई भावना नहीं दिखा रहा है। कैट कहती है कि उसे अपने भाई जॉन को बताना चाहिए। जेम्स कहता है, हमने वॉल्टर से बात नहीं की और मैंने भी सालों से जॉन से बात नहीं की है और शायद उसे भी परवाह नहीं होगी। कैट कहती है, वॉल्टर उसे निश्चित रूप से बताएगा। ओक्लाहोमा सिटी में हम जॉन से मिलते हैं, जो एक पुलिस अधिकारी है। वो घर आता है और अपनी प्रेमिका डैनी से मिलता है, क्योंकि जॉन उससे कभी बात नहीं करता। जॉन बेहतर संवाद करने का वादा करता है, लेकिन फिर डैनी असली समस्या का खुलासा करती है। वो उसे छोड़कर जा रही है। पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है और जॉन पूरी तरह भूल गया है। डैनी जब गुस्से में उसे अकेला छोड़कर निकल जाती है, तो जॉन बहुत टूट जाता है। उस रात जब कैट ने फ़ोन किया, तब जॉन अपने कमरे में शराब पी रहा था। वो अपना परिचय जेम्स की पत्नी के रूप में देती है और उसे बताती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। जॉन को ये भी नहीं पता था कि उसके पिता जीवित हैं, और सच तो ये है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैट उसे कल अंतिम संस्कार में आमंत्रित करती है। जॉन कहता है कि वो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर 2 अपराधी आकर उसे पकड़ लेते हैं। जॉन पूछता है कि वो कौन है और क्या चाहते हैं। पुरुष कहते हैं कि वे वॉल्टर द्वारा भेजे गए एक पैकेज की तलाश कर रहे हैं, जो जॉन को भेजा गया था। जॉन कहता है कि उसे कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसे यकीन है कि वो याकुज़ा के साथ है। जॉन परवाह नहीं करता और दोनों व्यक्तियों से लड़ना शुरू कर देता है। हमले के दौरान गुंडे कुछ तस्वीरें गिरा देते हैं। जॉन की मां रेमेस की तस्वीरें, जिनसे वो बहुत प्यार करता था। इससे जॉन को दुख होता है और वो तुरंत निर्णय लेता है कि उसे ये पता लगाना होगा कि उसके पिता वॉल्टर वास्तव में क्या करना चाहते थे। अगले दिन हम जेम्स को उसके परिवार के साथ देखते हैं। जॉन अपनी बहन रीटा को लेकर आता है और सबसे मिलता है। जॉन और जेम्स के बीच दरार दिखाई देती है, क्योंकि उनकी माँ अलग थी और बचपन से ही भाइयों के बीच तनाव था। लेकिन गहराई में जेम्स अपने छोटे भाई जॉन से प्यार करता है। भाई अंतिम संस्कार में कई संदिग्ध दिखने वाले लोगों को देखते हैं। वे जानते हैं कि उनके पिता वॉल्टर एक निजी जासूस थे, जिसका मतलब था कि उनके कई दुश्मन थे। फिर शहर के गवर्नर पीटर वॉल्टर के बारे में बोलने के लिए खड़े होते हैं। पता चलता है कि वे पुराने दोस्त थे और पीटर दोनों लड़कों के पिता समान थे। वे उन्हें एक साथ देखकर वास्तव में खुश हैं। उस शाम सब घर में इकट्ठा होते हैं। पीटर दोनों भाइयों की प्रशंसा करता है। कुछ साल पहले जेम्स की मां मारिया की मृत्यु के समय जॉन के पास न आने के कारण रीता अभी भी जॉन पर गुस्से में है। वो जॉन की पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछती है। जॉन कहता है कि उसकी एक प्रेमिका थी या अभी भी है, उसे नहीं पता। वो यहाँ ये पता लगाने आया है कि वॉल्टर की हत्या किसने की, क्योंकि ये एक हत्या थी, दुर्घटना नहीं। इसके अलावा उसके बाद याकुज़ा के गुंडे भी उस पर हमला करने आए थे। जेम्स तुरंत महसूस करता है कि जॉन ने फिर से गड़बड़ की है, क्योंकि उसने पहले भी बड़ी समस्याएं पैदा की थीं। जॉन इससे इनकार करता है। दोनों भाई बाहर आते हैं। जेम्स सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि कई साल पहले जॉन ने गैंगस्टरों को इस सोच में पीटा था कि उन्होंने उसकी मां की हत्या की है। जॉन जेम्स से कहता है, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ गए हो, लेकिन तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। वो गुस्से में चला जाता है। जॉन एक बार में जाता है और शराब पीना शुरू करता है। बारटेंडर उसे एक खास
ड्रिंक देता है। पीने के बाद उसका सिर घूमने लगता है। पता चलता है कि उसे मिस्टर के सामने लाया गया था। मिस्टर के हवाई के एक प्रमुख जापानी माफिया बॉस हैं। वो जॉन की वापसी से नाराज हैं। कई साल पहले जॉन ने उनके लोगों को बुरी तरह पीटा था क्योंकि उसे लगा था कि उन्होंने उसकी माँ को मारा है। मिस्टर के कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ का खून नहीं किया और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ अब कोई और परेशानी खड़ी करो। तुम्हारे पास द्वीप छोड़ने के लिए 7 दिन का समय है, वरना मैं खुद तुम्हें मारकर टुकड़ों में काट दूंगा। जॉन जाने से इनकार कर देता है। मिस्टर के उसे धमकी देते हैं और चेतावनी के रूप में उसका चेहरा काट देते हैं। अगले दिन जेम्स अपने पिता के सामान की तलाशी लेते हुए ऑफिस की चाबी और रैंडम कोड की एक सूची ढूंढ निकालता है। इस बीच जॉन भी वॉल्टर के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई उपयोगी चीज नहीं मिलती। फिर वो किसी और को चोरी करते हुए देखता है। जॉन उसे पकड़ लेता है, पीटता है और पूछता है कि वो कौन है। लड़का कहता है उसका नाम केन है और वो वॉल्टर के लिए हैकर के रूप में काम करता था, निजी जांच में उसकी मदद करता था। जॉन पूछता है कि क्या वॉल्टर का कोई बड़ा दुश्मन था। केन कहता है कि उसकी आधे शहर के साथ दुश्मनी थी। जॉन उसे बताता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। इस बीच जेम्स हत्या के दृश्य की जांच करता है। वो पास की एक दुकान के बाहर एक कैमरा देखता है और फुटेज मांगने अंदर जाता है। दुकानदार मना कर देता है और जेम्स को धमकी देने लगता है। वो उसे पैसे देता है, लेकिन दुकानदार फिर भी नहीं मानता। इसलिए जेम्स उन सभी को पीटना शुरू कर देता है। ऑफिस में जॉन और केन सब कुछ देख रहे हैं। जॉन एक सर्फ बोर्ड पर कुछ अजीब नोटिस करता है। वो इसकी जांच करता है और एक छिपा हुआ नक्शा ढूंढ निकालता है। ये एक बड़े ढांचे का ब्लूप्रिंट लग रहा है, लेकिन जॉन समझ नहीं पाता कि ये क्या है। सिटी हॉल में पीटर हवाई के विकास के बारे में भाषण दे रहे हैं। उनकी सहायक रीटा भी वहां मौजूद हैं। जॉन रीटा को फोन करके मिलीमीटर के बारे में बताता है। वॉल्टर ने इसे एक खास कारण से छिपाया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है। रीटा सीरियल नंबर जानना चाहती है। जॉन कहता है कि वो इसे जेम्स को भेजेगा। जॉन ऑफिस आता है और इसे देखकर हैरान रह जाता है। जेम्स स्वीकार करता है कि जॉन अपने पिता के बारे में सही था। साथ में वे हिट एंड रन फुटेज देखते हैं। ये स्पष्ट है कि वैन चालक ने जानबूझकर वॉल्टर को टक्कर मारी थी। दोनों भाई समझ जाते हैं कि कुछ गंभीर हो रहा है। वे बाहर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्टर किस तरह की मुसीबत में था। वैन ने उसे टक्कर दी और याकुजा के गुंडे जॉन के पीछे पड़े हैं। निश्चित रूप से कुछ बड़ा चल रहा है। घर लौटते समय अचानक एक कार उन पर हमला करती है। गुंडे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जॉन कूदकर बाहर आता है और जवाबी फायरिंग करता है, उनकी कार को उड़ा देता है। धमाके में जेम्स की कार भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। जेम्स गुस्सा हो जाता है, लेकिन जॉन कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है भाई। वे दोनों वहां से निकलकर घर चले जाते हैं। रीटा उन्हें बताती है कि नक्शा रिको नाम के एक व्यक्ति का है जो याकुजा से जुड़ा है। रिको का हवाई में एक आलीशान रेस्तरां है और वो इस जगह पर एक और बनाना चाहता था। जेम्स समझ जाता है कि ये कोई रेस्तरां नहीं है, ये एक कसीनो है। ब्लूप्रिंट एक कसीनो के लिए है। रीटा बताती है कि हवाई में कसीनो अवैध हैं, इसलिए रिको कानूनी रूप से इसे नहीं बना सकता। वो बताती है कि रिको कल एक फंड जुटाने वाली पार्टी कर रहा है। भाई पार्टी में घुसने का फैसला करते हैं। अगले दिन वे निर्माण स्थल की जांच करने जाते हैं। वे देखते हैं कि मूल निवासी हमारी वासियों का एक समूह अपनी जमीन बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एक महिला समझाती है, ये जमीन पीढ़ियों से हमारी है और सरकार के कुछ लोग इसे छीनना चाहते हैं। वे हार नहीं मानेंगे, वे इस जमीन के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जेम्स और जॉन उनके दृढ़ विश्वास से प्रभावित होते हैं। जॉन को एक फोन आता है। पुलिस को उसी ट्रक के पास एक शव मिला है जिसने वॉल्टर की हत्या की थी। जॉन समझ जाता है कि कोई अपने सबूत मिटा रहा है। ट्रक मोटोरा कंपनी का था। केन उन्हें बताता है कि उसे रिको की पार्टी के लिए केटरिंग का काम मिला है। बेहतरीन, अब उनके पास अंदर जाने का एक रास्ता है। दोनों भाई वेटर के वेश में पार्टी में आते हैं। जॉन एक महिला को देखता है और उसका पीछा करता है। उसका नाम टीना है। जॉन मिलनसार होने की कोशिश करता है और टीना उसे वॉल्टर के बेटे के रूप में पहचान लेती है। जॉन उसे बताता है कि वॉल्टर मर चुका है। टीना दुखी होकर खुलासा करती है कि वो रिको की पत्नी है। उसने वॉल्टर को काम पर रखा था क्योंकि उसे संदेह था कि उसके पति का किसी के साथ अफेयर है। वो अगले दिन जॉन को एक होटल में उससे मिलने के लिए आमंत्रित करती है ताकि वो उसे सब कुछ बता सके। इस बीच जेम्स केटरिंग में काम कर रहा है, तभी टेड नाम का एक कोरियाई आदमी ड्रग्स ले रहा है। जेम्स नोटिस करता है कि टेड का सरनेम मोटोरा है, जो उस वैन कंपनी के नाम के समान है जिसने उसके पिता को मारा था।
गार्ड दोनों भाइयों को पकड़कर रिको के सामने ले आते हैं। रिको पूछता है कि वे उसकी पार्टी क्यों खराब कर रहे हैं। वे उन्हें नहीं जानते। वे बताते हैं कि वे वॉल्टर के बेटे हैं और वो मर चुका है। रिको कहता है कि उसने अपनी पत्नी के अफेयर की जांच के लिए वॉल्टर को काम पर रखा था। जॉन को इस पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि रिको उन्हें हत्यारे के रूप में फंसा रहा है। जॉन स्पष्ट करता है कि रिको और उसकी पत्नी दोनों ने वॉल्टर को एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए काम पर रखा था। जॉन नोटिस करता है कि रिको के पास एक ग्रेनेड प्रदर्शन के लिए रखा है। रिको दोनों भाइयों को बाहर निकलवा देता है। अगले दिन जॉन टीना से मिलने होटल जाता है, लेकिन टीना का शव बाहर पड़ा देखता है। किसी ने उसकी हत्या कर दी है। जॉन जानता है कि इसके पीछे रिको है। वो सीधे रिको के लोगों के पास जाता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। वो रिको तक पहुंचने ही वाला होता है, तभी गुंडे उस पर हमला करते हैं, उसे टक्कर मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। शाम को जेम्स जॉन को थाने से जमानत पर बाहर निकालता है। वो जॉन के व्यवहार से नाराज है और जॉन से कहता है कि इस तरह का व्यवहार करके वो अपनी मां के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनकर जॉन जेम्स पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच भारी झगड़ा होता है। आखिरकार जॉन अपने मन की बात कहता है। जेम्स द्वारा उसे दूर भेज दिए जाने के कारण वो अपने भाई पर नाराज था। जेम्स समझाता है, तुम्हारी मां की मौत के बाद तुमने गुंडों को मारना शुरू कर दिया था। पुलिस और गैंग दोनों तुम्हें मारना चाहते थे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए दूर भेजा था और तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी, न तब और न ही अब। जॉन कहता है कि उसे तब अपने भाई की ज़रूरत थी। उसकी मां की मौत के बाद जेम्स ही उसका सब कुछ था। जेम्स माफ़ी मांगता है। दोनों भाई अपने पिता के कातिल को ढूंढने का फैसला करते हैं। वे घर चले जाते हैं। जॉन को उसकी प्रेमिका डैनी का फोन आता है। वो ओक्लाहोमा में उसके घर पर अपना सामान लेने गई थी और उसे वॉल्टर नाम के व्यक्ति का एक पैकेज मिला। जॉन समझ जाता है कि ये वही पैकेज है जिसे याकुजा ढूंढ रहे थे। जॉन उसे पैकेज लेकर हवाई आने को कहता है। डैनी मान जाती है। डैनी हवाई अड्डे से कार चला रही थी, तभी कीन फ्लैश ड्राइव की जांच करता है। ये एक लॉक किया हुआ क्रिप्टो अकाउंट है। डैनी जानती है कि इसे अनलॉक करने के लिए उसे कोड की ज़रूरत है। जेम्स उसे वॉल्टर के सामान में मिले कोड देता है। जब कहने से खोलने की कोशिश करता है, तभी एक हेलीकॉप्टर उनकी कार पर हमला करता है। कई गुंडे और वाहन भी आ जाते हैं। वे गुंडों की कारों को उड़ा देते हैं। जेम्स फिर हेलीकॉप्टर पर गोली चलाता है और वे बाल बाल बच निकलते हैं। वे कार रोकते हैं और अकाउंट चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि विदेशी खातों में लाखों डॉलर हैं और ये अकाउंट पीटर का है। दोनों भाई स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि पीटर उनके लिए चाचा की तरह था। उन्हें समझ आता है कि रिको और पीटर मिलकर काम कर रहे हैं। रिको पीटर को पैसे दे रहा है ताकि वो ज़मीन खाली करा सके और अपना खुद का कैसीनो बना सके। बदले में रिको पीटर को लाखों डॉलर देता है। टीना के अफेयर की जांच करते समय वॉल्टर ने इस गुप्त रहस्य का पता लगा लिया था, इसलिए उन्होंने संभवतः टेड की मदद से उसकी हत्या कर दी। इस बीच रीटा पीटर को एक नक्शा दिखाती है और उसे बताती है कि रिको हवाई की ज़मीन हड़पकर कैसीनो बनाना चाहता है। सरकार में किसी की मदद से पीटर नक्शा प्राप्त करता है और रिको को तबाह करने का वादा करता है। जेम्स और जॉन घर जाते हैं और वहां केवल बच्चों को पाते हैं जो डरे हुए हैं। गुंडों ने कैट का अपहरण कर लिया है। जॉन को रिको का फ़ोन आता है। वो जॉन और जेम्स की बात कैट और रीटा से करवाता है। वे बेसमेंट में बंद हैं और रिको कहता है कि अगर वे उन्हें जीवित देखना चाहते हैं तो क्रिप्टो फ्लैश ड्राइव लेकर आएं। दोनों भाई बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जेम्स जॉन को अपने हथियारों का ज़ख़ीरा दिखाता है। वे साथ मिलकर तैयारी करते हैं। भाई रिको के कंपाउंड पर हमला करते हैं और गार्ड्स को एक एक करके ख़त्म करना शुरू करते हैं। जेम्स और जॉन सबको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। रिको बेसमेंट से समझ जाता है कि क्या हो रहा है और टेड के क्रू को भेजता है। उनका सामना जेम्स से होता है। जेम्स आगे बढ़ता है और उन सभी को बेरहमी से काट देता है। भाई बेसमेंट पहुंचकर रीता और कैस को ढूंढ लेते हैं। वे उन्हें बचा लेते हैं। कैस बताती है कि रिको भाग गया है। जॉन बदला लेने के लिए रिको का पीछा करता है। टेड जेम्स पर हमला करता है। वे लड़ते हैं और जेम्स अंततः टेड को पकड़ लेता है और तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। जॉन भागने की कोशिश करते हुए रिको को पकड़ लेता है। रिको कोई नौसिखिया नहीं है, वो याकुजा कराटे जानता है। वो जॉन को बुरी तरह पीटता है। जॉन को मारने जाने से ठीक पहले जॉन खुलासा करता है कि उसने रिको के ग्रेनेड की पिन निकाल ली है। एक ज़बरदस्त धमाका होता है। रिको मर जाता है, लेकिन जॉन पानी में गिर जाता है और बच जाता है। वो डूबने लगता है।
जेम्स पानी में कूदता है और अपने भाई को बाहर खींच लाता है। जॉन घायल है लेकिन जीवित है। जेम्स को बड़ी राहत मिलती है कि उसने अपने भाई की जान बचा ली। अगले दिन अधिकारी पीटर को गिरफ्तार कर लेते हैं। वॉल्टर के परिवार को देखकर पीटर शपथ लेता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस उसे ले जाती है। 2 दिन बाद जॉन अपनी माँ को याद करते हुए समुद्र तट पर होता है। उसका गुस्सा हमेशा उसकी माँ से जुड़ा था और इसीलिए वो चला गया था, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ यहाँ खुश है। मिस्टर के ये देखकर हैरान होते हैं कि जॉन गया नहीं। जॉन जाने को तैयार नहीं है, वो अपने परिवार के साथ ही रहेगा। मिस्टर के कहते हैं, तुमने रिको को मार दिया और यहाँ के याकुजा नेता को खत्म कर दिया। ये अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे लोगों को मार रहा था और हवाई को परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें जीने दे रहा हूँ। तुम्हारी माँ के कातिल का नाम इस कागज़ पर लिखा है। इसके बाद तुम क्या करोगे ये तुम पर निर्भर करता है। मिस्टर के चले जाते हैं। जॉन जेम्स को उसकी माँ के कातिल का नाम दिखाता है। जेम्स कहता है, उसे मारने के लिए तुम्हें तब मेरा समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे लगता है वॉल्टर ने तुम्हें वो फ्लैश ड्राइव इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने परिवार के पास वापस आ सको। जॉन समझाता है, अब उनके पास उस फ्लैश ड्राइव में लाखों डॉलर हैं और वे सब साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं। जॉन ने उस कागज़ को जला दिया जिस पर उसकी माँ के कातिल का नाम लिखा था। दोनों भाई अपने परिवार के साथ अपने जीवन का आनंद लेना शुरू करते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।